हम सबसे पहले देख रहे हैं अपना फर्स्ट हाउस, केतु को स्टडी कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमको अपने पास पता लग रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं अपना नाइन्थ हाउस से पता लग रहा है हम करेंटली किस चीज में अच्छे हैं। अब हमको उन दोनों को जोड़ के एक थीम ढूंढनी है जिसके अराउंड अगर हम करियर बनाए लक हमारा चमकेगा। इसके साथ ही आप अपनी प्रश्न कुंडली को भी देखें। अगर प्रश्न कुंडली से पता लगता है कि आप जो एफर्ट कर रहे हैं वो कितना आपके अलाइंड है, और साथ में हम देख रहे हैं अपने स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स को और वीक प्लैनेट्स को, और उनसे हम जान रहे हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है और उसको रिजॉल्व करना है। हाँ, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स को आप फॉलो करते चले जाएं और जो वीक प्लैनेट्स हैं आप उससे रिलेटेड काम कम कर दें। आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप अपने लक को जगा सकते हैं यूजिंग एस्ट्रोलॉजी। आई एम मनु गुप्ता, आई एम फाउंडर ऑफ मनु एस्ट्रो। हम लोग बेसिकली एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और हमने इस ब्रांड को जब इस्टेब्लिश किया तो उसका पर्पस यही था कि आपको एस्ट्रोलॉजी की सही जानकारी, लॉजिकल कनेक्ट्स हम सब लोगों तक पहुंचा पाए। तो सबसे पहले बताओ ये लक जगाऊं कैसे मैं अपना। बेसिकली लक को जगाने के लिए ना आपको ये जानना ज़रूरी है फर्स्ट कि भाई आपकी कुंडली में है क्या। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो यू शुड नो कि आपका पास्ट कर्म क्या है, आपका प्रेजेंट क्या है, आपका हस्तरेखा क्या कहती है। तो इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आपके पास्ट कर्म, लाइक व्हाई आर यू बोर्न, आपका जन्म क्यों हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी कुंडली में केतु की पोजिशनिंग को देख सकते हैं। जैसे हम बात करें कि अगर किसी की कुंडली में केतु लग्न में है, लग्न इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हाउस, फर्स्ट हाउस, तो वहाँ अगर लग्न में केतु है तो वो आपको ये बताता है कि आप पास्ट कर्म में, पास्ट जन्म में अपने लिए कुछ करना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर पाए और इसलिए आपका जन्म केतु के लग्न के साथ हुआ। इस चीज़ को देखने के लिए आप अपने हाथ को भी देख सकते हैं कि दैट जैसे आपका ये जो पर्वत होता है ये केतु पर्वत होता है, या लेफ्ट हैंड पास्ट जन्म होता है तो ये आपका केतु पर्वत होता है कि यहाँ पर अगर वलय है या यहाँ पर अगर फिश सिंबल बन रहा है तो इट मीन्स कि आपने वो अचीव कर लिया, और अगर यहाँ नहीं है तो वो अचीव आप करेंगे। जैसे यहाँ अगर है तो इट मीन्स कि इस जन्म में आप अचीव करेंगे, तो आपको पहला फोकस वहाँ रखना चाहिए। तो लक को जगाने के लिए आपको ये जानना है कि आपका जो केतु की पोजिशनिंग है कुंडली में वो किस भाव पे है। अगर वो सेकंड भाव पर है तो आप धन अचीव करना चाहते थे लेकिन आप नहीं कर पाए, तो आपको अपने करंट जन्म को या अपनी करंट कुंडली में सक्सेसफुल होने के लिए आपको सेकंड हाउस यानी कि धन के भाव पर, कुटुंब या वाणी जो है आपको उस पर काम करना है। इसी तरीके से तीसरा भाव जो होता है वो आपका शौर्य का होता है, आपकी एनर्जी का होता है। तो आप हो सकता है कि कुछ चीज़ में अचीव करने के लिए आप बहुत एफर्ट डाल रहे थे लेकिन आप वो नहीं कर पाए, तो आपको उस तरफ अपने जो डायरेक्शन है, फोकस है, उस तरफ रखना चाहिए। फेम वाला काम करें, फेम की तरफ, करेक्ट, फेम की तरफ जाने के लिए करना चाहिए। चौथे भाव पे अगर आपका केतु है तो चौथा भाव जो होता है वो है सुख का, भवन का, वाहन का, कि शायद आप अपना घर बनाना चाहते थे या नहीं बन पाया, इस वजह से आपके चौथे भाव पे केतु है। या आप हो सकता है कि बड़ी गाड़ी लेना चाहते थे, आप नहीं ले पाए, या आप छोटे घर में रहते थे तो आपके चौथे भाव पे केतु है। तो आपको सबसे पहला जो काम करना चाहिए अपनी लाइफ में, जो जनरली मैं बोलता हूँ कि अपना प्रोफेशन डिसाइड करना चाहिए, तो आपको सबसे पहला फोकस उसी को अचीव करने का करना चाहिए। अब जैसे फिफ्थ हाउस में हम बात करते हैं, फिफ्थ हाउस में अगर केतु है तो फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है, ये सब लोग, आप जो लोग भी ऑडियंस इसको देख रहे हैं वो अपनी अपनी कुंडली को भी खोल सकते हैं, बर्थ चार्ट को। तो जो फिफ्थ हाउस होता है, आप फिफ्थ हाउस में अगर देखें कि अगर वहाँ पर केतु है तो आपका फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है बुद्धि को, विद्या को, संतान को, आपके अचीवमेंट्स को। तो हो सकता है कि आप कुछ अचीव करना चाहते थे, तो वो प्रारब्ध, और इसको आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि ऐसी ही चीज़ आपको बाय बर्थ भी मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे किसी में होता है इनबॉर्न कैपेबिलिटीज़, इनबॉर्न कोई कला होता है, कोई ऐसा स्किल सेट होता है जो कि इनबॉर्न होता है, तो वो इसी से ही आता है। तो अगर आप उसको जान जाएं कि भाई दिस इज़ इनबॉर्न एंड यू आर इनबॉर्न डांसर, यू आर इनबॉर्न एस्ट्रोलॉजर, यू आर इनबॉर्न टीचर, तो आप अगर उस पर फोकस करेंगे तो आप बहुत आसानी से, बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये ज़रूर है कि आपको बाकी प्लानिटरी पोजीशंस को भी देखना चाहिए। ऐसे ही अगर छठे भाव में केतु है तो वो विदेश फल दिखाता है, वो रोग, ऋण या शत्रु दिखाता है कि अगर हो सकता है कि किसी शत्रु की वजह से आपकी मृत्यु हुई या आप उसको अचीव नहीं कर पाए, या कोई कर्ज था आपके ऊपर जिसको आपको अभी चुकाना है, इस वजह से सिक्स्थ हाउस में केतु है। तो आपको फोकस करना चाहिए कि आप जितना दान हो सकता है उतना करें, जिससे कि आपका किसी का लेना देना ना रहे। बिकॉज ये भी हम आगे बात करेंगे कि क्यों ऐसे हम करें। सेवन्थ हाउस होगा तो आपको सेवन्थ हाउस बिजनेस का होता है, आपकी पत्नी का है। हो सकता है कि भाई आपकी शादी में कुछ पिछले जन्म में अड़चन रही, तो आपको अपने मैरिटल लाइफ को बहुत अच्छे से डील करना चाहिए, आपकी वाइफ को आपको अच्छे से पैम्पर करना चाहिए। या आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं
वो नहीं कर पाए थे, तो आपको बिजनेस के लिए प्लान करना चाहिए। तो अगर आप कर पाएंगे तो आपका जो 7th हाउस का केतु है वो आपको उचित फल देने लगेगा, एंड यू विल सक्सीड अर्ली। केतु बेसिकली मोक्ष का कारक है। तो ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि केतु आपको मोक्ष दिलाना चाहता है कि आपके जितने कर्म हैं, संचित कर्म हैं, वो आप उसको न्यूट्रल कर लें, एंड यू अचीव दी मोक्ष पार्ट। तो अगर 12वें भाव में केतु आता है, हम बीच में ही बात कर रहे हैं, तो 12वें भाव पे केतु है तो मतलब ऐसा शास्त्रवत कहा जाता है कि ये आपका आखिरी जन्म है। तो जनरली इसके बाद बर्थ नहीं देखा जाता। तो 7वें भाव में अगर केतु, अगर आपने इसको अचीव करा तो इट विल गो अहेड। तो आपने जितने कर्म संचित कर लिए उतना ही आपके केतु की पोजिशनिंग आपके आने वाले जन्म में 12वें भाव तक चली जाएगी। मैंने ऐसे चार्ट्स देखे हैं कई बार कि पिता और पुत्र दोनों की ही कुंडली में केतु 12वें भाव पर है, और उन लोगों का जो नेचुरल डिवोशन है, दो जो उनके पिता हैं, ही इज़ अ वेरी बिग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके बावजूद भी ही इज़ डिवोटेड सो मच इनटू रिचुअल्स, धर्म में, पूजा पाठ में, कि वो 4-4 घंटे पूजा करते हैं। एंड हिज नेचुरल इंटेंशन इज़ कि भी मैं कुछ टाइम के बाद आई विल गो इनटू साधना, संन्यास, आश्रम। तो ये केतु का देखा जाता है ऐसा। तो इसी तरीके से अष्टम भाव में अगर केतु है तो वो मृत्यु को दिखाता है, ऑकल्ट को दिखाता है कि आप कोई किसी गहन अध्ययन, रिसर्च में, या किसी अकारणवश रात्रि में आपका मृत्यु हुआ या आप नहीं अचीव कर पाए, तो वो रिसर्चर्स जो होते हैं उनकी कुंडली में केतु अष्टम भाव में होता है, तो आप उस तरफ अगर फोकस करेंगे तो दैट विल गिव यू मोर सक्सेस। ये ट्रैवल को भी दिखाता है कि आपका जो एक्सट्रीम ट्रैवल है, कि आप अगर बहुत ट्रैवल वाले जॉब पे रहेंगे, आपका काम ऐसा हो जिसमें ट्रैवल एक्सट्रीम हो, तो भी यू विल अचीव सक्सेस अर्ली। सिमिलरली 9th हाउस हो तो 9th हाउस जैसे भाग्य का है, त्रिकोण बोलते हैं इसको। तो 9th हाउस में केतु होने का मतलब ये है कि आपका जो भाग्य था आपके पिछले जन्म में, उसने आपको साथ नहीं दिया, इसलिए आप अपने भाग्य को जगाने के लिए इस साल काम करें। तो आप जितना अपने पिता से, राज्य पक्ष से कनेक्टेड रहेंगे, गवर्नमेंट से कनेक्टेड रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। 10th हाउस जो होता है वो है आपका कर्म का, आपके प्रोफेशन का। तो 10th हाउस में केतु होने का मतलब ये है कि आपकी जॉब जो है वो प्रॉब्लमेटिक है या प्रॉब्लमेटिक रही है। आप पिछले जन्म में जब काम करते थे, जो भी आपने काम किया, उसमें कोई ना कोई ऑन ऑफ इश्यूज रहे। अब जैसे केतु का जो एक नेचुरल ट्रांजिशन है, इट इज़ 1.5 ईयर। तो जनरली ऐसे में देखा जाता है कि अगर किसी के 10th हाउस में केतु है, कि वो आदमी हर 1.5 साल में अपनी जॉब को चेंज कर देता है। आप जो ऑडियंसेस को देख रहे हैं वो भी देख सकते हैं कि अगर 10th हाउस में उनकी केतु की पोजीशनिंग है और उस पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है, तो ऐसे आदमी जॉब से जनरली डिससेटिस्फाइड रहते हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा कि अकारण ही वो जॉब या तो चेंज कर देंगे, या वो प्रोफेशनल प्रेशर को डील नहीं कर पाएंगे और वो जॉब को बार बार बदलते रहेंगे। तो ऐसे में कहा जाता है कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, या तो ये टाइम को निकलने दें। आप 2 साल 3 साल एक जगह जॉब करें तो फिर चीज़ें ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती हैं। या फिर यू शुड प्रेफर कि भाई आप अगर आपकी पत्नी की कुंडली अच्छी है या उनके साथ आप मिलकर के बिजनेस कर सकते हो, तो फिर आप यू शुड फोकस ऑन बिजनेस। 11th हाउस जो होता है, जैसे अगर किसी की कुंडली में 11th हाउस में केतु हैं, तो वो मित्र का भाव है, आय का भाव है, आपको किस तरह से बेनिफिट्स हो रहे हैं उसका भाव है। तो अगर 11th हाउस में केतु है तो इससे संबंधित काम आप किसी मित्र के साथ काम करें, या आप किसी सोशल काम को अगर करेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा, या आप हम कह सकते हैं कि सक्सेस ज़्यादा मिलेगा। ऐसे में फ्रेंड्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स लाभ नहीं दे रहे हैं और 11th हाउस में केतु है, तो मीन्स ये कि आपको केतु की रेमेडीज़ करनी है और आपको केतु को अनुकूल बनाना है, सो दैट यू कैन गेट आउट ऑफ दिस इशू, और आप ज़्यादा अचीव कर पाएँ कि आपके मित्र जो हैं आपको अच्छा फल दें। ऐसे में दोस्तों से नुकसान होता है कि भाई आपने बहुत अच्छी दोस्ती करी, बहुत लंबा ट्रस्ट था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड ऐसा कोई धोखा दे दिया दोस्त ने, तो ये 11वें भाव में केतु का ही इंडिकेशन है। तो अगर ऐसा होता चला जा रहा है तो मीन्स कि केतु का जो करंट इफेक्ट है, इट इज़ नॉट इन योर फेवर, आपके फेवर में नहीं है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मीन्स कि आप उस इफेक्ट से बाहर आ चुके हैं, एंड आप अब सक्सेस की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से 12वां भाव, जैसा मैंने पहले ही बताया कि वो मोक्ष का भाव है, वो आपके अचीवमेंट का भाव है, वो विदेश का भी भाव है। तो ऐसा आदमी जनरली विदेश चला जाता है, वो पहले से ही मतलब ही इज़ बॉर्न विद गोल्डन स्पून, उसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त इंटेलेक्ट होता है। वो ये जानता है कि उसकी लाइफ का पर्पस क्या है, वो क्या करना चाहता है, और वो डायरेक्टली इसी लाइन में चलता रहता है। और आप देखेंगे ऐसे लोग जनरली जो जीवन का दूसरा पड़ाव होता है, उसमें वो आध्यात्म की तरफ, संन्यास की तरफ,
या कुछ ऐसा कि जो लोगों को बहुत कुछ सिखा दे, इस तरीके के अचीवमेंट की तरफ वो लोग जाते हैं। तो बड़े बड़े महापुरुष संत, उनमें से कईयों की कुंडली में केतु जो है 12वें भाव में मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं। ठीक है, तो अभी ये मुझे समझ में आया, दिस इज पेंडिंग कर्मा। हमारी पास्ट लाइफ में जो जो पेंडिंग कर्मा रह गया था, हम उसको अगर पूरा करते हैं, क्योंकि हम उसके लिए ही जन्म हुआ हमारा कर्म पूरा करने के लिए, तो हमारा लक हमारा साथ देगा। और क्या कर सकते हैं इसी के? देखिए, इसके अलावा जैसे हम एक चीज़ और एनालाइज करते हैं, एक है प्रश्न कुंडली, कि अगर सपोज आपको नहीं पता कि भी आपके जन्म कुंडली के बाद आपका सपोज एज 20 ईयर्स है, किसी का 15 है, किसी का 35 है, कुछ भी है, कि आपने आज तक क्या अचीव किया, तो इसको हम जज करते हैं प्रश्न कुंडली से। क्योंकि प्रश्न कुंडली ये बता देती है कि आपके पास्ट कर्म से आज तक की स्थिति में आप कितना अचीव कर पाए। तो प्रश्न कुंडली के लिए आपको जन्म समय या तारीख वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो वो कंपैरिजन के लिए बहुत अच्छा है। इससे हमें ये पता लग जाता है कि जैसे सपोज किसी की कुंडली में लग्न में केतु है, तो मीन्स कि वो आदमी अपने लिए बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन वो नहीं कर पाया, यानी कि वो फेम नहीं मिला उसको। और अगर प्रश्न कुंडली में भी लग्न में ही केतु आया, तो इसका मतलब ये होता है कि वो इस जन्म में भी फेम पाने के लिए ही काम कर रहा है। और अगर वो फेमस हो चुका है तो इट मीन्स वो अचीव हो गया है और आपका जो कर्म है वो कंप्लीट है। और अगर नहीं हुआ तो आप देखेंगे कि ऐसे में वो आदमी फिर भी यही काम कर रहा होगा। वो फोकस करेगा कि भाई किसी तरीके से मेरा फेस वैल्यू आए, मेरा नाम हो, मेरा फेम बने। तो ये प्रश्न कुंडली से आपको पता लगता है। या फिर हम और भी चीज़ों को उससे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका जैसे भी भाव में केतु हो तो आप प्रश्न कुंडली से कंफर्म कर सकते हैं इस बात को। ठीक है, तो अभी एक तो हो गया पास्ट, एक हो गई मेरी एक्चुअल कुंडली जो मेरी पर्सनालिटी के बारे में बता रही है। अब मान के चलते हैं मेरी जो कुंडली थी, उस कुंडली के अंदर था कि मेरा विदेश का योग है और मैंने कर्म ही बेकार करे। या फिर उल्टा बात करके चलते हैं कि मेरी कुंडली के अंदर था कि मैं कभी विदेश नहीं जा सकता, मैं पैसा नहीं कमा सकता, पर मैंने मेहनत बहुत करी और पैसा कमा लिया। तो कर्म कहाँ पे आ रहा है? यही तो कर्म कुंडली है। जो प्रश्न कुंडली है ये आपको बताती है कि आपका प्रेजेंट कर्म क्या है और वो क्या होना चाहिए। जैसे हमने बात किया पास्ट, यानी कि आपका पास्ट जन्म कुंडली, ठीक है, इसमें आपका जन्म कुंडली से पता लगता है केतु की पोजीशन से पास्ट क्या। प्रश्न कुंडली से आपका पता चला कि प्रेजेंट एक्चुअल में है क्या और आपका कर्म कहाँ जा रहा है। तो अगर आप सपोज जैसे लग्न के केतु की फिर हम बात करते हैं कि अगर लग्न में ही केतु है और प्रश्न कुंडली में भी लग्न में अगर केतु आया, तो आप करेंटली अपने ही फेम को प्राप्त करने के लिए आप फोकस कर रहे हैं और आप वो कर पा रहे हैं। तो हमें कर्म कुंडली और जन्म कुंडली में कोई फर्क नहीं दिखा यहाँ पर। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि भाई लग्न कुंडली में तो जन्म कुंडली में यानी कि केतु लग्न में है और आपके प्रश्न कुंडली में केतु सपोज 8th हाउस में आ गया या 5th हाउस में आ गया, तो 5th हाउस का मतलब हुआ आपका प्रेम का, इंटेलेक्ट का, आपके बुद्धि का, विद्या का, संतान का। तो आप फोकस क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने पे। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं वो ओवर क्वालिफाइड हो जाते हैं एंड दे आर रिजेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ कि भाई यू आर हाईली क्वालिफाइड। तो पंचम भाव पे अगर केतु है और अगर आदमी बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है और उसकी जन्म कुंडली में अगर लग्न में केतु आया या किसी और भाव पे केतु आया, तो यहाँ डिफरेंस देखने में आता है कि उसको करना तो कुछ और चाहिए था सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन वो कर कुछ और रहा है। तो यहाँ कर्म कुंडली में अंतर आ गया। तो यहाँ पर फिर हमें उसको ट्रीट करना पड़ता है कि भाई आपको अपने फोकस को यहाँ से हटा करके अगर आप यहाँ लगाएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से सक्सेस मिल जाएगी। अब इसके लिए हम उसकी दशा कुंडली का विवेचन कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा समय बेटर है, किस समय करना चाहिए। ठीक है, तो अभी मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है कि जैसे आपने बताया कि किसी के 5वें हाउस के अंदर केतु बैठा है और उसके लिए उसको स्पेसिफिक चीज़ जीना चाहिए था और वो नहीं जी रहा है, या फिर रिवर्स मान के चलते हैं वो वैसा ही कर रहा है बट उसको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो क्या रेमेडीज बता सकते हो आप? रेमेडीज जो है ना, सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है, ये सभी ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लैनेट्स कैसे होते हैं। जैसे जन्म कुंडली में कुछ प्लैनेट, जैसे हम बात करें 9 ग्रहों की, तो 9 ग्रहों में से 4 ग्रह हमारे सौम्य प्रकृति के, यानी कि वो पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं और 5 प्लैनेट्स क्रूर है। तो अगर आपके जो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं, आप अगर उनके अनुकूल ही काम कर रहे होंगे, लाइक सपोज जैसे बृहस्पति है, तो बृहस्पति आपको आध्यात्म, आपको नॉलेज, आपको सिंसियरिटी, मैच्योरिटी, ओबीडियंस, नॉलेज ये देगा। और अगर आप वैसे ही काम कर रहे हैं तो मीन्स आपकी कुंडली में बृहस्पति जो है वो स्ट्रांग होता ही चला जाएगा और वो जहाँ जहाँ उनकी दशा आएगी, जहाँ जहाँ उनका गोचर आएगा, आपको हर तरीके से आपको फायदा देते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि बृहस्पति अनुकूल नहीं है, तो आप व्यथा ही समय बिताएंगे। जैसे बृहस्पति सपोज अगर अस्त है
तो आपको या तो बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा एजुकेशन के लिए, तब आप अचीव कर पाएंगे। या हम शनि की बात करते हैं कि शनि जो है न्याय के कारक है, तो शनि जब कुंडली में वक्री होते हैं या 7.5 होती है या ढैया होती है, और आप शनि आपकी कुंडली में अशुभ फल देने वाले हैं, तो आपको व्यथा ही बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएंगे। वो आप क्या करेंगे कि आप कोई बिज़नेस खोल लेंगे, उस पर आप टाइम से बैठेंगे नहीं। अगर आप जॉब कर रहे होंगे तो आपका जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा जॉब में, जो आपको अचीव करना चाहिए, जो आपको कोशिश करना चाहिए वो भी नहीं आएगा। तो इस तरीके के इश्यूज़ वहाँ पर देखे जाते हैं। तो हमें पहले ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे कौन से प्लैनेट्स अच्छे हैं और कौन से प्लैनेट्स हमें ख़राब फल दे रहे हैं। इसको जैसे मैं और ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ इस बात से कि सपोज़ आपकी बात करें, सपोज आपने कोई बहुत अच्छा काम किया और आपका फेम चारों तरफ फैल गया, और अभी आप अपने प्रोफेशन लाइफ में या आप अपने घर पर या अपने एरिया में जा रहे हैं, तो उस समय साहिल आपकी जो पावर होगी वो बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तो ये पावर बढ़ने का रीज़न क्या रहा? सब तारीफ कर रहे हैं। सब तारीफ कर रहे हैं, करेक्ट। तो सब तारीफ कर रहे हैं, इस वजह से पावर बढ़ी। इट मीन्स कि आप जो कर रहे थे लोगों ने भी उसी बात को फॉलो किया एंड दे अप्रेज्ड, तो आपकी पावर बढ़ी। सेम वेज प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्लैनेट कहता है कि जैसे राहु है, राहु सेज यू कि भाई ब्लैक को पसंद करो, और आपको काला ही नेचुरली पसंद आने लग जाए, तो मीन्स कि आपको राहु का इन्फ्लुएंस आने लगा। अब अगर राहु की पोजिशनिंग आपकी कुंडली में अच्छी है, जैसे लगन में है, तो आपको अचानक से धन लाभ देगा। लेकिन अगर राहु की पोजिशनिंग आपकी 2nd हाउस में है तो आपको अचानक से धन लाभ देगा, धन का नुकसान देगा। सिमिलरली राहु अगर 7th हाउस में है तो आपके पत्नी के साथ में इश्यूज बन जाएंगे, आप वो कहेंगे कुछ और आप समझेंगे कुछ, तो कुछ ना कुछ ऑन ऑफ इश्यूज रहेंगे, क्यों? अगर आपको ब्लैक पसंद आ रहा होगा। तो यहाँ हम कहते हैं कि आपको राहु को वीक करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए ब्लैक को नहीं पहनना चाहिए। सेम वेज बाकी प्लैनेट्स हैं जिनकी, तो हमें मतलब ये कि जो चीज़ आपकी स्ट्रांग है आप उसको फॉलो करें, तो आप अपने कुंडली के जो अच्छे फल हैं उनको आराम से आसानी से ले सकते हैं। और अगर आपने वो प्लैनेट्स को अननोइंगली फॉलो करा, जैसे मंगल है, मंगल गुस्से का कारक है, तो क्रोध अगर कोई आदमी कर रहा है और उसके मंगल की पोजीशनिंग अच्छी नहीं है, या मंगल सपोज धन भाव में बैठे हुए हैं, 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, और वो आदमी अननेसेसरी क्रोध कर रहा है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करता है, तो आप ये देखेंगे कि वो आदमी कितना भी पैसा कमाता हो वो व्यथा ही चलता जाएगा, वो लॉस होता चला जाएगा, उसको कभी भी संचित नहीं होगा। तो यहाँ सबसे पहले बेसिक क्या ज़रूरत है कि आपको मंगल को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी वाणी पे, क्योंकि 2nd हाउस रिप्रेजेंट करता है वाणी को, 2nd हाउस रिप्रेजेंट करता है कुटुंब को, आपको वाणी को सबसे पहले कंट्रोल करना है। अगर आपने कंट्रोल कर लिया और आप नेचुरली आपका रिएक्शन ख़त्म हो गया, पेशेंस बढ़ता चला गया, तो आप देखेंगे कि कुछ समय में बिना किसी एफर्ट के आपका जो संचित धन है वो बढ़ता चला जाएगा, तो आपका लक फैक्टर जग जाएगा। मान के चलते हैं कोई हमको देख रहा है, उसने अपनी कुंडली बना ली है और वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नीचे लिस्ट में आया था ना कि कौन सा प्लैनेट उच्च का है, कौन सा प्लैनेट नीच का है। तो मान के चलते हैं उनको पता लग गया कौन सा उच्च का है, कौन सा नीच का है। तो मुझे एक बार 9 के 9 प्लैनेट का, अगर वो उच्च का होता है, जेनरिक उच्च का होता है, तो क्या पर्सनैलिटी ट्रेट दिखाता है, नेगेटिव रिजल्ट्स क्या दिखाता है, और क्या करना चाहिए अगर नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं। देखिए, जैसे इसमें हम उच्च और नीच की संज्ञा से बात करेंगे, वैसे तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें देखना चाहिए कुंडली करते वक्त, लेकिन जैसा आप पूछ रहे हैं तो उस पॉइंट से सपोज अगर आपके सूर्य हैं और अगर वो उच्च के हैं आपकी कुंडली में, तो ऐसा आदमी जो है वो डोमिनेटिंग होगा, वो हमेशा एक राजा की तरह, एक लीडर की तरह बिहेव करेगा। तो सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च के होते हैं, और नीच के जो हैं वो उससे बिल्कुल अपोजिट तुला राशि में होते हैं। सिमिलरली हम चंद्रमा की बात करेंगे, तो चंद्रमा अगर उच्च के हैं तो वो रोहिणी नक्षत्र में वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। तो अगर चंद्रमा उच्च के हैं तो उस आदमी के पास धन का जो फ्लो है वो बहुत अच्छा देखा जाता है, और अगर नीच के हैं तो उसमें धन का फ्लो खराब देखा जाता है। चंद्रमा साथ में रिप्रेजेंट करते हैं माँ को, आपके इमोशंस को, डिसीजन मेकिंग को, तो आपकी डिसीजन मेकिंग भी उतनी ही अच्छी होगी अगर चंद्रमा उच्च के हैं, तो ऐसा आदमी सलाहकार होता है। और अगर चंद्रमा नीच के हैं तो आप वो आदमी जो भी सलाह देगा कोई फॉलो नहीं करेगा। जैसे तीसरा हम बात करें, रेमेडीज बताते रहो अगर नीच का है तो। हाँ, अगर नीच का है तो ऐसे में उसको चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए उसको पूर्णमासी के दिन, ये सभी लोग कर सकते हैं जिनका चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा अक्सर मैंने देखा है कुंडलियों में कि बहुत नीच का होता है, कि चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप पूर्णमासी के दिन आप चांद की रोशनी में थोड़ा सा कम कपड़ों में ऐसे हाथ खुले करके अगर आप बैठते हैं तो, और 10-5 मिनट 15 मिनट जो भी आपको ठीक लगे आप चंद्रमा को देखें, तो आप देखेंगे कि आप कुछ महीने अगर ये करते हैं, पूर्णमासी हर 1 महीने में एक बार आती है, तो आप साल 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपके अंदर डिसीजन मेकिंग, आपका धन का फ्लो, आपका पेशेंस, ये बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, सूर्य के लिए क्या करें? सूर्य के लिए आपको, सूर्य क्योंकि पिता के कारक है,
तो आप पिता का आशीर्वाद लें या पिता तुल्य आपके गुरु है उनका आशीर्वाद लें। आप सूर्य को जल भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन जल चढ़ाने की जो क्रिया है तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी बड़ा सब लोग गड़बड़ गलत करते हैं कि जल को मैंने देखा है कि लोटे में लेते हैं तांबे की और ऐसे चढ़ा देते हैं, तो हमें ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए। सूर्य रिप्रेजेंट करता है आपकी डिसीजन मेकिंग को, लीडरशिप को, तो ये आज्ञा चक्र होता है आपका यहाँ जहाँ पर हम टीका लगाते हैं ना, तो हमें लोटे को ऊपर करके इस तरीके से सूर्य को जल देना चाहिए कि सूर्य की उगते हुए सूर्य की किरणें उस जल से छन के आपके आज्ञा चक्र के ऊपर पड़े। तो इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि कम से कम आपको 1 साल तक फॉलो करनी चाहिए इस तरह की रेमेडीज़, तो आपके अंदर परमानेंट चेंज हो जाएंगे। तो फिर हम बात करते हैं जैसे मंगल है, तो मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं। मकर राशि यानी कि जहाँ पर 10 लिखा हुआ होता है, तो इसमें पंच महापुरुष योग भी बनाते हैं ये। तो ऐसे में आदमी को देखा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा डेयरिंग होता है, रिस्क टेकिंग होता है, उसके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। और अगर वो नीच के हैं, तो कर्क राशि में वो नीच के होते हैं, तो आदमी के अंदर डर रहता है। अनएक्सपेक्टेड आप उसको बोल देंगे कि भाई अंधेरा है और यहाँ से वहाँ तक चले जाओ, तो वो नहीं जा पाएगा। तो ऐसी स्थिति देखी जाती है। कुछ नहीं भी हुआ तो भी वो डरेगा। तो मंगल की रेमेडीज़ को करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि लाल मसूर का आप दान करें। अगर आपके मंगल नीच के हैं तो आपको इससे लाभ मिलेगा। आप मंगल के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जैसे मंगल का बीज मंत्र है क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इसको आप दक्षिण की तरफ फेस करके आप इसके कम से कम 10,000 मंत्रों के जाप करें, तो आप वो नीच के जो मंगल है जो फल दे रहे थे वो आपके एक एक गो में 10,000 बार बोलना है? नहीं, आप शुरू करें। जैसे सपोज ये हमारा हमेशा या तो यूनिफॉर्म होना चाहिए या वृद्धि क्रम में होना चाहिए। एक माला को हम 100 मान के चलते हैं, जनरली 108 होता है, बट आपको उसको सहूलियत के लिए आप 100 माने, हम 8 को भूल चूक का मान लेते हैं। 100 मंत्र अगर आपने एक में करे तो 10 माला में 1,000 हो गया। तो आपको 10,000 करना है, तो मतलब आपको 10 दिन तक 10 माला करनी है। अब आप अपनी कैपेबिलिटी अपने टाइम के अनुसार आप 5 माला भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, लेकिन टोटल काउंट आपका 100 माला होना चाहिए, 100 माला। इसमें खास बात ये है कि आपको जो माला करेंगे वो आज आपने सपोज 2 शुरू करी, तो आपको मिनिमम 2 नेक्स्ट डे ज़रूर करनी है। आपको ब्रेक नहीं होना चाहिए एक भी दिन, और आपको नेक्स्ट डे कम नहीं करना है। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो आप देखिएगा कि आपके मंगल नीच के हैं तो आपको कितना अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आपकी राहु की बात करते हैं, तो राहु जैसे वृषभ राशि में उच्च के संज्ञा देते हैं। तो वृषभ राशि के राहु जो हैं वो आदमी को ऐसा बनाते हैं कि वो किसी भी पोजीशन में अपने आप को मोल्ड कर लेगा, वो बहुत आसानी से ढल जाएंगे। अगर आप उनको किसी गाँव में ले जाएंगे तो वो वहाँ पर अपने आप को ढाल लेंगे। उनको आप स्पीच के लिए बोलेंगे तो वो बोलने लगेंगे। अगर आप उनको बोलेंगे, उसके अंदर मल्टीपल टैलेंट्स देखे जाते हैं क्योंकि ये उच्च का है, वो अपने आप को ढाल लेता है बहुत आसानी से। और अगर यही वृश्चिक राशि के राहु हैं तो ऐसा आदमी अपने आप को मोल्ड करने में बड़ी दिक्कत होती है उसको लगता है कि भाई मैं तो, मेरा नेचर तो यही है, मैं तो यहीं रहूँगा, हर जगह मैं ऐसे ही बिहेव करूँगा। तो इस वजह से उनको बहुत अपयश होता है। तो ऐसे में राहु के लिए आपको काली चीज़ें नहीं पहननी चाहिए, काली चीज़ों का दान करना चाहिए, काले कपड़ों का दान करना चाहिए। या राहु के बीज मंत्र है उनका आप यथाउचित अगर जाप करते हैं तो भी आपको राहु अनुकूल फल देने लगेंगे। फिर इसके अलावा बृहस्पति की हम बात करेंगे। जैसे तो बृहस्पति आपके कर्क राशि में उच्च के होते हैं, क्योंकि कर्क राशि जो है वो जल तत्व है और बृहस्पति भी जल तत्व है। और बृहस्पति के उच्च के होने से अंदर आपके अंदर जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा आएगा। आप किसी को सलाह बहुत अच्छी देंगे, आपकी सलाह से बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। यहीं अगर बृहस्पति नीच के हैं यानी कि मकर राशि में है तो आप व्यथाई बातें करेंगे। आप जो बातें होंगी वो आपको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे लोगों को, जो आप कहना चाहेंगे वो लोग समझ नहीं पाएंगे। इस तरह के इश्यूज़ बृहस्पति में देखे जाते हैं। या फिर एजुकेशन आपकी कंप्लीट ना हो पाए, ये बहुत देखा गया है कि अगर बृहस्पति नीच के हैं और पंचम भाव पे हैं खास तौर से, तो ऐसे में आपकी एजुकेशन जो है वो किसी भी कारणवश इनकम्प्लीट रह जाती है। तो ऐसे में हमें बृहस्पति की बीज मंत्र जाप करने चाहिए। हमें अपने गुरु यानी कि गुरु, सबसे बड़ी गुरु तो माँ है, तो आपको माँ का जितना आशीर्वाद मिले, आप माँ की जितना सेवा करें उतना ही आपके बृहस्पति अनुकूल होंगे। आप अपने गुरु तुल्य जो भी आपके टीचर हैं, जिनसे भी आपने कुछ सीखा, या गौ माता हम कह सकते हैं, उनमें सारी देवी देवताओं का वास है, तो आप अगर इनको किसी भी तरीके से आप इनकी जो गाय की जो राल होती है, अगर आप उसको इस तरीके से सहलाएं तो भी आपको बहुत बृहस्पति आपके अनुकूल होते चले जाएंगे। इसके अलावा फिर हम बृहस्पति की बात करेंगे शनि की। तो शनि तुला राशि में सबसे उच्च के होते हैं और मेष राशि में जो है वो नीच के संज्ञा होती है। तो तुला राशि के शनि अगर किसी के है तो वो आदमी की जो एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, वो आलस्य नहीं करेगा, उसका लक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, वो कहीं भी थोड़ा सा काम करेगा और उसको अनएक्सपेक्टेड गेन दिखेगा। अगर ये तुला राशि के शनि किसी के सपोज छठे भाव में, तो छठा भाव विशेष रहता है,
तो ऐसे में शत्रु का भाव है ये, शत्रु या 12वें भाव के सुख के लिए। तो शत्रु भाव होने की वजह से ऐसे आदमी के जो शत्रु हैं वो उसे कभी भी जीत नहीं पाएंगे, उसके शत्रु ही मित्र बन जाते हैं। तो ये ऐसा देखा जाता है। और अगर नीच के शनि है तो नीच के शनि में आपके अंदर आलस्य प्रमाद बढ़ जाएगा, यू विल बिकम लेथार्जिक, आप काम को टालेंगे। जैसे आज पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं अभी मन नहीं कर रहा, कोई काम आपको आज ही करना चाहिए, नहीं अच्छा चलो कल देखेंगे, आज छोड़ो। तो जो प्रोकास्टिनेशन होता है वो शनि की नीच होने की वजह से होता है। तो ऐसे में आपको शनि के उपाय या तो बीज मंत्र के जाप, या हम कहें कि शनिवार के दिन शनि देव को जल चढ़ाना, या सरसों का तेल चढ़ाना, काली उड़द का दान करना, ये सब चीज़ें आपको लाभ करेंगे। शनि के लिए खासतौर से एक चीज़ और है, क्योंकि शनि न्याय के दाता है, तो आपके जो सर्वेंट्स हैं या नौकर हैं या जो भी मेहनत के काम करते हैं, उन लोगों को भी अगर आप हेल्प करते हैं, उन लोगों को उनसे संबंधित कुछ चीज़ गाइड करते हैं, तो भी शनि जो है आपको अनुकूल फल देने लगेंगे। फिर बुध की बात करते हैं, तो बुध जो है वो कन्या राशि में उच्च के होते हैं। बुध जो है वो वाणी की कारक है, यानी कि आपकी वाक्पटुता के कारक है। तो अगर बुध आपके कन्या राशि में उच्च के हैं तो ऐसा आदमी ओरेटर होता है, ऐसा आदमी की जो बोलने की कला है वो बहुत अच्छी होती है। और अगर वो नीच के हैं तो इसी का अपोजिट होता है कि वो कुछ बात कहना चाहेगा लेकिन वो कुछ और होगा। ऐसे में उसको स्किन से संबंधित परेशानी भी देखने को मिलती है अगर वो मीन राशि में है बुध और नीच के हैं तो इसकी रेमेडी के लिए भी बुध के बीज मंत्र का जाप, या आप इसके लिए शुक्र को भी देख सकते हैं। कुंडली में बुध को शुक्र जो है वो बहुत बल देते हैं, तो हम बुध को मजबूत करने के लिए गाय को दान दें, या बुधवार के दिन अगर हम हरी मूंग का दान दें तो आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद केतु हो गया। केतु आपके वृश्चिक राशि में उच्च के होते हैं और वृषभ राशि में नीच के होते हैं। तो केतु अगर हैं तो जैसे हमने केतु पर ऑलरेडी डिस्कशन किया कि अगर उच्च के केतु हैं तो आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ मिलेगा, अचानक से जो चीज़ें होती हैं। तो आपके वृश्चिक राशि जैसे रिप्रेजेंट करती है किसी भी तरह के एडिक्शन को, तो आदमी एडिक्टिव होगा, एडिक्टिव हो सकता है कि किसी रिसर्च के प्रति, किसी काम के प्रति, और वो जैसे ही उस काम को करेगा उसको अनएक्सपेक्टेड लाभ मिलेगा। जैसे किसी ने कोई आविष्कार किया और अचानक से उसको सपोज किसी बहुत बड़ी कंपनी ने एंडोर्स कर दिया, तो ऐसा देखा जाता है। और नीच के हैं तो अनएक्सपेक्टेड लॉस। तो केतु को अनुकूल करने के लिए आप केतु के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आप मछली को आप दाना डालें, या आप जो आपके स्ट्रीट डॉग्स होते हैं अगर आप उनको रेगुलर फीड करते हैं तो भी केतु अनुकूल हो जाते हैं। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज ही है। फिर आपका बचेगा जैसे शुक्र सपोज, तो शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं। अगर मीन राशि में किसी के शुक्र हैं तो उसको मालव्य योग कहा जाता है। तो ऐसा आदमी कुछ ना भी करे तो उसको लेविश लाइफ बहुत आसानी से मिल जाती है, उसके पास सारे सुख समृद्धि के साधन, चाहे तो उसके पिता की तरफ से या और किसी रीज़न से, हो सकता है उसकी पत्नी वर्किंग हो या उन्होंने कोई छोटा सा बिजनेस करा लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त होगा, तो ऐसा देखा जाता है। वहीं अगर शुक्र नीच के हैं तो इन्हीं चीज़ों में कमी देखी जाती है। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए, शुक्र क्योंकि स्त्री के कारक है, तो जिन भी जातकों की कुंडली में अगर शुक्र नीच के है तो वो लोग जितना फीमेल्स की रिस्पेक्ट करेंगे, या जितना जैसे छोटी बच्चियां हैं तो नवरात्रों में उनको आप अपने हाथों से भोजन कराएं, आप उनको कपड़े दें, तो आपके शुक्र देखेंगे आप कुछ ही समय में आपको अनुकूल फल देना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में आपको अगर शुक्र नीच के हैं तो कभी भी फीमेल्स का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। सपोज आपके जो 9th हाउस के लॉर्ड है अगर वो सूर्य है सपोज, तो सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं लीडरशिप को, सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं पिता को, सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं राज्य पक्ष को। तो अगर ऐसे में आप राज्य पक्ष से जुड़ के गवर्नमेंट के लिए कोई काम करते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, या आप सपोज एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, आप IAS PCS या और कुछ इस तरह के काम से आप कनेक्टेड हैं, या आप अपने पिता के साथ काम करते हैं, तो आपका जो भाग्य है वो बहुत आपको साथ देगा, सक्सेस करते ही चले जाएंगे, सक्सेस होता ही चला जाएगा आपका। सिमिलरली आपका जैसे सपोज चंद्रमा है 9th हाउस में, तो चंद्रमा 9th हाउस का लॉर्ड हो, अगर चंद्रमा जल तत्व का कारक है, चंद्रमा माँ का कारक है, धन का कारक है, तो अगर आप ऐसे में ट्रेडिंग करते हैं, धन का लेन देन करते हैं, आप चलती हुई चीज़ पे, यानी कि आप जैसे जो ब्याज पे पैसे देते हैं, इस तरीके के काम से आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर मंगल अगर आपके 9th हाउस का लॉर्ड है, तो मंगल क्योंकि एनर्जी का कारक है, मंगल रिस्क टेकिंग है, टूल्स का कारक है, तो आप अगर इससे संबंधित काम करते हैं तो आपको आपका जो भाग्य है वो रातों रात चमक सकता है। आपको बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कर दे, कोई आपने ऐसा आविष्कार कर दिया जिसका कि अचानक से उसने आपको
ज़मीन से आसमान पे पहुंचा दिया, तो ऐसी संभावना होती है। फिर आपके जैसे राहु अगर सपोज बैठे हैं, तो राहु तो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस करते हैं कि अगर राहु हैं तो आप जिस भी काम में है आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। तो 9th हाउस का राहु पितृदोष भी देता है, लेकिन 9th हाउस का राहु आपको अनएक्सपेक्टेड सक्सेस भी देता है। फिर आपका बृहस्पति जैसे आपके 9th हाउस में है, तो आपको ज्ञान से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड या आप अगर काम करते हैं तो इसमें आपको सक्सेस बहुत आसानी से मिल जाएगी। जैसे शनि आपको सपोज बैठे हैं आपके 9th हाउस में, तो शनि रिप्रेजेंट करते हैं हार्डवेयर को, लोहे से संबंधित चीज़ें, या सूर्य अस्त के बाद का समय। तो अगर सूर्य अस्त के बाद आप काम करते हैं, सूर्य अस्त के बाद क्यों? क्योंकि शनि के जो पिता हैं वो सूर्य हैं। तो अगर आप सूर्य के रहते शनि से संबंधित काम करेंगे, और शनि आपके योग कारक हैं, त्रिकोण के कारक हैं, और दिन में आप अगर कोई काम ज़्यादा करेंगे तो शायद सक्सेस आपको वहाँ उतना ना मिले जितना एक्सपेक्ट करें आप। तो ऐसे में अगर आदमी लेट नाइट काम करता है, सूर्य अस्त के बाद कोई काम करते हैं, तो वो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये मैंने बहुत देखा है। तो ऐसे में जैसे शनि के जो बीज मंत्र के जाप हैं वो भी आपको सूर्य अस्त के बाद ही करना चाहिए। फिर आपके बुध है जैसे, तो बुध रिप्रेजेंट करते हैं कला को, स्पोर्ट्स को, ओरेटरशिप को। आप बहुत बड़े वाक्पटुता आपके अंदर होती है। आप न्यूज़ मीडिया इनसे संबंधित काम करते हैं, जहाँ आपको बोलना बहुत पड़े, बुद्ध से संबंधित काम करते हैं तो आप बहुत ज़बरदस्त सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपका लक बहुत जल्दी जग जाएगा। फिर आपके जैसे शुक्र हैं सपोज, तो शुक्र अगर 9th हाउस के लॉर्ड हैं, तो शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं सफ़ेद चीज़ों को, शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं लग्जरी को, शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं भूमि, वाहन को, भवन को। तो आप अगर इनसे जुड़े हुए काम करते हैं, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, ज़मीन पे नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से हैं, अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में है, अगर आप किसी म्यूज़िक, आर्ट, फैशन डिज़ाइनिंग, लग्जरी से रिलेटेड है, इंटीरियर में अगर आप हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो सक्सेस है, लक फैक्टर है, वो बहुत जल्दी आपको क्लिक कर जाएगा और आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। फिर केतु राहु की तरह ही रिप्रेजेंट करता है, बट केतु जो है थोड़ा अड़चन देता है 9वें भाव में। तो इसमें सजेस्ट ये किया जाता है कि आप केतु के कुछ उपाय करें और उसके बाद फिर आप अपने भाग्य के ऊपर काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। केतु भी अनएक्सपेक्टेड आपको ग्रोथ देता है। केतु अगर 9th हाउस में है, तो केतु के लिए आपको सबसे पहले कुछ चीज़ों को देखना चाहिए कि अनएक्सपेक्टेड अगर आपके भाग्य में अड़चन आ रही है, तो आपको फिर केतु की रेमेडीज़ करनी चाहिए। केतु की रेमेडीज़ क्या? जैसे कि आप गणेश जी की उपासना करें। आप गणेश जी का बीज मंत्र श्री गणेशाय नमः, ये जिसके भी केतु खराब हो उनके लिए एक रामबाण है कि वो श्री गणेशाय नमः मंत्र का यथाउचित 1 मिनट, 1 माला, 2 माला, 10 माला डेली जाप करें। या आप स्ट्रीट डॉग्स को फीड करें, या आप जो मछलियाँ होती हैं उनको आप दाना डालें, तो आप देखेंगे कि आपके केतु 9th हाउस में आपको अनएक्सपेक्टेड फल देंगे और आपका भाग्य जिस भी काम में आप होंगे आपका अचानक से उदय हो जाएगा। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़बरदस्त आपको ऑर्डर्स मिल जाएंगे। अगर आप स्टडी से जुड़े हुए हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, या आप अगर और किसी सपोज हार्डवेयर इंडस्ट्री में हैं या किसी जॉब में हैं आप, तो जॉब में आपको अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन मिल गया, तो ये देखा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम सबसे पहले देख रहे हैं अपना फर्स्ट हाउस, केतु को स्टडी कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमको अपने पास पता लग रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं अपना 9th हाउस, 9th हाउस से पता लग रहा है हम करेंटली किस चीज़ में अच्छे हैं। अब हमको उन दोनों को जोड़ के एक थीम ढूंढनी है जिसके अराउंड अगर हम करियर बनाए तो हमारे लिए बेटर, मतलब लक हमारा चमकेगा। इसके साथ ही आप अपनी प्रश्न कुंडली को भी देखें। अगर प्रश्न कुंडली से पता लगता है कि आप जो एफर्ट कर रहे हैं वो कितना आपके अलाइंड है, मान लो आपका कर्म, करेक्ट, अगर आपका जो केतु कहता है कि भी पास्ट कर्म, पास्ट जन्म में आपको ये कमी रही थी और इस जन्म में आपका जो जन्म हुआ है वो इस चीज़ के लिए हुआ है। अब आपने देखा अपना 9th हाउस, 9th हाउस से आपको पता चला कि किस चीज़ से आपको भाग्य यानी कि लक आपका बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, तो आपने इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया, प्लस साथ में आपने देख लिया अपनी प्रश्न कुंडली। जो नहीं जानते हैं तो प्रश्न कुंडली के लिए आप किसी प्रश्न विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। तो जैसे ही वो आपको बताएंगे कि आपका जो करंट टाइम है वो कितना अलाइंड है आपके पास्ट जन्म के, आपके जन्म कुंडली के और आपकी जो आप कर्म कर रहे हैं उसके, अगर उसमें डिफरेंस है तो आप उसको गैप को ख़त्म कर दें, आपका लक जग जाएगा। और अगर वो उसमें डिफरेंस नहीं है तो आपको पता लग जाएगा कि भाई मेरा जन्म जो है इस चीज़ के लिए हुआ था और मैं करेंटली यही काम कर रहा हूँ, तो मेरा सक्सेस जो है निश्चित है। कब है वो आप जन्म कुंडली से आकलन आसानी से कर सकते हैं सभी कि भाई किस समय दशा है, ये किस समय गोचर है। और साथ में हम देख रहे हैं अपने स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स को और वीक प्लैनेट्स को, और उनसे हम जान रहे हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है और उसको रिजॉल्व करें। हाँ, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स को आप फॉलो करते चले जाएं और जो वीक प्लैनेट्स हैं आप उससे रिलेटेड काम वो कम कर दें।
आपको पता हो कि जैसे मंगल गुस्सा देता है तो आपको गुस्से को कंट्रोल्ड रखना है। अगर आपको शनि आलस्य देता है तो आपको आलस्य को नहीं करना है, आपको प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है। तो जैसे ही आप ये करेंगे आप देखेंगे कि भाई कुछ ही समय में आपकी लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी और आपकी लाइफ में हर तरफ से हैप्पीनेस दिखेगी आपको। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देता हूँ कि अगर सपोज किसी आदमी को पैसे बहुत चाहिए, अगर उनको पैसे का ये है कि भाई मेरे पास अथाह पैसा होना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको एक टिप देता हूँ जो कि मैंने बहुत लोगों को दिया है। दे हैव गेन्ड, किसी को पैसा चाहिए या किसी को कुछ और भी चाहिए बट स्पेसिफिकली पैसे के लिए, तो इसमें क्योंकि बृहस्पति धन के कारक हैं, द्वितीय भाव के कारक हैं, और द्वितीय भाव जो होता है वो धन का भाव होता है। तो आप अपने सेकंड हाउस को देख लें और वहाँ अगर बृहस्पति की दृष्टि है या जो भी ग्रह है, एक तो आप उनके अनुकूल कुछ काम करें, कुछ दान करें। दूसरा, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि बृहस्पतिवार के दिन 12:15 बजे से लेकर के 12:45 के बीच में, यानी कि 12:15 PM से लेकर के 12:45 PM तक आप पीले रंग के लिफाफे में आप जो भी काम कर रहे हैं या आप कुछ नोट आपके वॉलेट से आप निकालिए 1000, 2000, 100, 500 और आप उसको पीले लिफाफे में करके साउथ वेस्ट में इसी टाइम में रख दीजिए और आप उसको कभी कभी समय समय पर देखते रहिए निकाल करके। तो आप देखेंगे कि आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है या आपके जो धन की जो कमी थी वो नेचुरली कहीं से अट्रैक्ट होकर के पूरी होती चली जाएगी। ये किसी को संतान का सुख नहीं है तो आप एक छोटे बच्चे की फ़ोटो या बाल रूप में कृष्ण भगवान की फ़ोटो को आप वहाँ लगा सकते हैं इसी समय में, तो उनको संतान के सुख बनने लग जाएंगे। किसी को एजुकेशन का इशू है तो वो एजुकेशन के लिए भी इस चीज़ को कर सकते हैं कि साउथ वेस्ट में कुछ किताबें रख दें इसी समय में और वो किताबों को कभी कभी खोल करके देखें। ठीक है, मतलब बेसिकली हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। हमको कुछ भी चीज़ चाहिए तो हम इस टाइम पे वहाँ पे रख देंगे। हाँ ठीक है। बाकी इसके लिए ये भी होता है कि कभी कभी स्पेसिफिक टू पर्सन भी होते हैं, तो वो तो डिपेंड करेगा कि उस जिस भी जातक का है उसका चार्ट कैसा है, लेकिन ये चीज़ लगभग सभी को कनेक्ट कर जाती है। इससे बहुत लोगों को मैंने अचीवमेंट करते हुए देखा है। तो आप विश्वास करें, आप इसको विश्वास के साथ करें और आप देखेंगे ये शुक्ल पक्ष में करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। शुक्ल पक्ष मतलब जब अमावस्या से पूर्णिमासी की तरफ बढ़ता है चंद्रमा, उस समय में करेंगे अगर बृहस्पतिवार के दिन, तो आपको लाभ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसको एक ही बार करना है या बार बार कर सकते? इसको आपको सिर्फ एक ही बार करना है और एक ही चीज़ रखनी है, जैसे कि मान लो मुझे गाड़ी भी चाहिए, घर भी चाहिए, 10 चीज़ें चाहिए रोज, हर दिन एक ही चीज़ रखता। पहले आप एक चीज़ को ट्राई करिए, उसके बाद जब आपका पहला स्टेप पूरा हो जाए फिर आप उसको दूसरा करिए, बट आप इसको भाव से करें, आप इसको बहुत विश्वास से करें। ठीक है। देखिए ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हमारी जो शरीर है ये एक मशीन है। मशीन कैसे कि सपोज़ हम किसी फ़ोन की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि एक फ़ोन आपको 2000 रुपये में मिलेगा और एक फ़ोन आपको लाख रुपये या 1.5 लाख रुपये में मिलेगा। तो वो लाख रुपये का जो फ़ोन है वो क्यों लाख रुपये का है, क्योंकि वो डेटा को प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सेम वेज हमारी मशीन, यानी कि हमारी बॉडी जो है एक मशीन है, तो हमारी बॉडी का जो फीड है वो क्या है, खाना, पानी, यानी कि सनलाइट, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं। तो हम क्या करते हैं अपनी बॉडी से, हम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने जैसे पढ़ा होगा, जिन जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं वो इसको जानते हैं कि इट सेज कि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थिर है, ना तो वो बनाई जा सकती है ना वो कम करी जा सकती, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करी जा सकती है। तो हम अपनी शरीर को अगर एक मशीन मानते हैं, जो कि एक्चुअल में है, तो हम जो भी खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, जो भी हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, तो मैं बोल रहा हूँ तो ये साउंड है, वाणी है, ध्वनि है, तो ये टेक्निकली ये मैटर वेव्स है, तो ये ट्रांसफॉर्म हुआ। भैया मैंने कोई आवाज़ थोड़ी खाई, मैंने खाना खाया तो उससे मैं बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी चीज़ को, तो जिस वे में ट्रांसफॉर्म करते हैं आपके संचित कर्म उसी वे में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। भाई एक आदमी अगर सपोज वो बहुत कुछ उसके पास है, उसको पैसा भी दे दिया, उसको खाना भी दे दिया, उसको सब कुछ दे दिया, एंड ही स्टार्टेड सेइंग कि वो अब्यूज़ करने लगा लोगों को, वो गाली देने लगे, तो क्या उसके साथ क्या होगा? क्या उसका पैसा हमेशा रहेगा? क्या उसका फेम रहेगा? उसके बारे में लोग गलत बातें करने लगेंगे, उसको लोग गलत कहने लगेंगे। अगर वो चोरी करने लगे तो उसको लोग गलत कहने लगेंगे। लेकिन वहीं अगर वो उस ऊर्जा को लोगों के किसी अच्छे काम में लगा दे या मानवता में लगा दे या किसी को गाइड करने के लिए लगा दे, तो उस ऊर्जा की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो पॉजिटिव हो गई, तो आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू करेगी और आपकी जब बॉडी
ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव होगा, तो डेफिनेट सी बात है कि भाई अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ फ्यूचर, फ्यूचर इज़ कि जो आपने आज काम किया उसका आने वाला फल। तो आज अगर आप आम का पेड़ लगाते हैं तो कल को आम ही मिलेंगे, सेब तो नहीं मिलेंगे। तो सेम वेज अगर आप आज के ट्रांसफॉर्मेशन को पॉजिटिव करेंगे, लाइक मेरा एक फिलॉसफी है, ऑलवेज मेक योर प्रेजेंट बेस्ट। आपका जो प्रेजेंट का समय है उसको आप बेस्ट बनाओ, आपका जो प्रेजेंट में आप जिसके साथ भी बैठे हो उसको बेस्ट बनाओ, आप प्रेजेंट में जो भी काम कर रहे हो उसको बेस्ट करो, तो फ्यूचर आपका अपने आप बेस्ट हो जाएगा। अब एस्ट्रोलॉजी क्या करेगी, आपको एस्ट्रोलॉजी गाइड करेगी कि किस दिशा में बेस्ट करो, तो आपका सक्सेस मल्टीफोल्ड हो सकता है, आपका लक उतना ही ज़बरदस्त हो जाएगा और आप उतना ही लकी आसानी से बन पाएंगे। पूजा पाठ या मैं कहूँगा मेडिटेशन, इन सब से भी कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं, बिल्कुल मेडिटेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको आपके अंदर पेशेंस का लेवल बढ़ता है इससे। लेकिन मेडिटेशन में भी मैंने देखा कि बहुत लोगों की बहुत डेफिनेशंस हैं, तो जो मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया या जो मैं करता भी हूँ, मैं आपको सबको शेयर करता हूँ उसको। मेडिटेशन जनरली है कि जब आप रेजिस्टेंस को ख़त्म कर दें, जब आप आँख बंद करें या आप जब ध्यान लगाएं, तो आप अपने विचारों की रेजिस्टेंस को ख़त्म कर दें। आपके मन में जो भी विचार आए आप उसको आने दें, डोंट रेजिस्ट। और जब आप ये कुछ समय तक करेंगे, सपोज आप ध्यान लगाना चाहते हैं ईश्वर में, आपने आँख बंद करी। आँख बंद करने का क्या पर्पज़ है? आँख बंद करने का पर्पज़ ये है डिस्ट्रैक्शंस दूर हो जाए। एग्जैक्टली। आप ओम को सुने, कोई लोग कहते हैं कि भाई ओम सुनो, तो ओम सुनने का मतलब ये है कि आपका स्वर ही आपके कान में जाए ताकि डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो। तो आपको इन सब चीज़ों को तो करने की ज़रूरत मतलब जैसा आप करना चाहें वैसे करें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी विचार आए आप उसको रजिस्ट नहीं करें। क्यों? क्योंकि हर चीज़ न्यूट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। भाई कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है, इट मीन्स कि आपके पास्ट जन्मों का कुछ कर्म है जो आपको इंट्यूशन दे रहा है। आप उसको रजिस्ट करेंगे तो वो न्यूट्रल नहीं होगा, तो आप मेडिटेशन से जो अचीव करना चाहते हैं वो मिलेगा ही नहीं। तो जब कोई सपोज एक विचार आया कि भाई आपका कोई दोस्त है और आपको उसने आपको कभी नुकसान दिया था और आपको उसको मारना चाहिए, तो आप विचार को आने दें एंड लेट इट डू। तो वो विचार जब खत्म हो जाएगा तो आपको एक बोध आएगा, यू विल नो समथिंग कि ऐसा क्यों था। तब आपको ज्ञान मिलेगा कि ये चीज़ मुझे इसलिए करनी थी यार, मैंने तो अपने दोस्त को मार दिया क्योंकि तो अच्छा नहीं था। और वहाँ से आपको एक बोध मिलेगा एंड दैट विल एक्चुअली टर्न योर लाइफ, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। मान लो आपको लगा कि भाई मेरे को तो पैसा शॉर्टकट में चाहिए तो मैं चोरी कर लेता हूँ। अब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आप सोचोगे कि भाई चोरी करना तो गलत है, बट आप उस विचार को आने दो, आप जो करना चाहते हैं वो करें विचारों में जा करके। और जब वो कर देंगे तो वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि वो करके आपको क्या मिला, और जब आप उस स्वयं बोध को जान पाएंगे ना, तब आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो मेडिटेशन एक्चुअल में ये है। और जब आप इसको लंबे समय तक करेंगे तो आपके छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ से जुड़ी हैं, जो कि हमें बताती हैं कि हमारा इस धरती पे जन्म क्यों हुआ, तो आप एक एक करके सॉल्व करते चले जाएंगे। एंड वन डे, एक दिन ऐसा होगा जिस दिन आपको सब पता लगेगा कि मेरी लाइफ का एक्चुअल में रीज़न क्या था बर्थ का। मैंने भी मेडिटेशन सीखी अंडर गुरु, तो उस टाइम तो फन के लिए सीखी थी। इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरा कोई सिखाता था तो मैं भी फ्री में सीख रहा हूँ। मेरे को वो जो आ रहे थे उस किसी के पापा थे और वो प्रैक्टिशनर थे, उन लोगों को सिखाते थे, तो अपने बेटे को सिखाने आते थे, मैं भी सीख लेता, पैसे थोड़ा ना लगे रहते। तो मैं तो हमेशा से होता ज्ञान ले लो, तो मैंने 1-1.5 साल उनके अंडर सीखा, उसके बाद फिर मैंने खुद से किया। तो मुझे नहीं पता था कि मेडिटेशन क्यों करनी है। मेरा क्लियर ये था कि भाई दिमाग शांत रहेगा, पढ़ाई में ध्यान लगेगा और जो करना है वो कर पाओगे। पर जब मैं इंजीनियरिंग करके निकला ना, तब मुझे फर्क दिखा कि मेरी थॉट क्लियरिटी बहुत बढ़ गई थी, कि मुझे अपने सारा स्वॉट एनालिसिस पता था कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, किस चीज़ में बुरा हूँ, मुझे कब क्या करना चाहिए। बहुत शांत हो गया था। जो पहले मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था और वो एकदम शांति की तरफ जाना शुरू हो गया था। जैसा आपने वर्ड बोला ना स्वॉट एनालिसिस, एक्चुअल में यही होता है कि भाई स्ट्रेंथ, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट्स। कि अगर आप स्वॉट एनालिसिस अपना कर लेते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, तो आप मेडिटेशन से फोकस्ड होकर के काम कर पाते हैं। कि भाई हर आदमी परफेक्ट नहीं है, किसी आदमी में कुछ कमी है, कुछ स्ट्रेंथ है, लेकिन कमी को कैसे दूर करें, कब दूर करें, ये आप जान पाते हैं। और इसके लिए सबसे पहले एक लीडर की अगर हम बात करें, जैसे अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात करें, तो प्रधानमंत्री की पोजीशन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली पोजीशन है, और अगर वो शांत ना रहे तो बहुत मुश्किल होगा। या किसी भी कंपनी के CEOs हैं या बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो चला रहे हैं, अगर वो शांत ना रहें तो वो डिसीजन नहीं ले सकते। तो उनके लिए तो मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मेडिटेशन कैसे करें, वो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको शेयर किया कि मेडिटेशन में आपको सबसे पहले रेजिस्टेंस को ख़त्म करना है। आपको रेजिस्ट नहीं करना अपने विचारों को। और जब आप एक कुछ समय तक करेंगे, कुछ महीने करेंगे, तो आप अपने आप देखेंगे कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कितना ज़बरदस्त हो। आसना स्टाइल मेडिटेशन यही होती है
लोग तो रोते हैं, मतलब लोग, हम बोलना भी नहीं है, जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया, 6 7 10 दिन का बेसिक वाला होता है, 10 दिन तक आपको वहीं पे रहना है, आप किसी से बात नहीं कर सकते, कोई इंटरनेट नहीं है, कोई फ़ोन नहीं है, घर से कोई कनेक्शन नहीं है, उनके सेंटर्स होते हैं और वहाँ पे आपको मेडिटेशन कराते हैं, गाइडेड मेडिटेशन होती है, और आपके दिमाग में कुछ भी थॉट आ रहा होता है कि यार स्टार्टिंग में 1 2 दिन तो आप, हमेशा आदत ही है, आज सबको फ़ोन देखने की, सब चलाने की आदत हो गई है, तो पहला जो 1 1.5 दिन होता है वो डिजिटल डिटॉक्स का पीक होता है, तड़प रहा होता है बंदा कि भाई करूं क्या मैं। और अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, क्योंकि पूरे दिन भर मैं कहूँगा 10 12 घंटे मेडिटेशन कराते हैं, तो अगर आप पूरे दिन भर मेडिटेशन कर रहे हो तो मेडिटेशन में क्या हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मैं यहाँ हूँ, कल को घर पे कुछ हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, और वो भी कि आपको प्रमोट कर रहे हैं बातों को कि हो जाएगा, मान के चलो सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं आने दो, उसको निकलने दो, तो वो भी मतलब ये जो आपका थॉट। एग्जैक्टली मतलब जैसे हम बात करें कि जो हम थॉट्स की बात करें कि नेगेटिव थॉट्स या पॉजिटिव थॉट्स, ये बेसिकली है क्या? देखो, मतलब विपासना एक प्रोसेस है, उन्होंने बहुत बढ़िया सिस्टम बना रखा है, लेकिन मेडिटेशन हर आदमी अपने घर में ही कर सकता है, तो ज़रूरत नहीं है कि भाई आप विपासना में, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है आपको समय ना लगे, लेकिन अगर आप खुद भी छोटे टाइम से शुरू करते हैं तो आप बहुत अचीव कर सकते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट क्या? तो साहिल, जैसे पॉजिटिव थॉट इज़ अ परसेप्शन, करेक्ट, इट इज़ नथिंग। भाई आपके लिए सपोज हम इस पेड़ की बात करें तो ये पेड़ बहुत सुंदर हो सकता है, इट इज़ पॉजिटिव। अगर हम किसी और के लिए बात करें तो हो सकता है वो कहे कि यार ये तो पेड़ नेगेटिव है, मेरे को तो इसमें कुछ पत्ते ऐसे दिख रहे हैं, कुछ लाल है, कुछ पीले हैं, तो इट इज़ अ परसेप्शन। किसी के लिए चाय में 1 चम्मच मीठा बहुत होता है, किसी के लिए वो फीका होता है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज अगेन अ परसेप्शन। तो परसेप्शन सही है या गलत, इसको हमें जानने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए कि हमारी सोच कहाँ आ रही है, हमारा सोच में ऐसा पॉइंट क्यों आ रहा है, या हम क्यों ही बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, या हम क्यों सोच रहे हैं कि भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, या हम क्यों सोच रहे हैं कि भाई मेरे को अचीव करना है, ये IAS बनना है और मैं नहीं कर पा रहा, तो हो सकता है कि मेरा एफर्ट कहीं गलत हो, करेक्ट। तो इसके लिए आप जब मेडिटेशन से कनेक्ट होते हैं तो इट इज़ ऑल टुगेदर अ पैकेज कि आप मेडिटेशन से आप अपने आप को पेशेंस मिलाएं, एस्ट्रोलॉजी से आप एक डायरेक्शन लें, आप केतु से लक को जानें, और अल्टीमेटली क्या करना है और कैसे लिमिटेड टाइम में अचीव करना है, ये हमारा फोकस रहता है। तो हमारी जो टैग लाइन है वो हमारी कंपनी का, मतलब जो हमने ब्रांड स्टैब्लिश किया है मनु एस्ट्रो, तो उसका टैग लाइन भी यही है कि ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स ब्रिंगिंग हैप्पीनेस, करेक्ट। और एक हमने संस्कृत में इसमें ध्येय जोड़ा है कि जिसका मतलब है किमपि महत आरंभ, यानी कि किसी बहुत महान चीज़ की शुरुआत। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी लोग मनु एस्ट्रो से जुड़े वो अपनी लाइफ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्म करें, जो उनकी लाइफ में नहीं है, जो वो अचीव करना चाहते हैं, जहाँ गैप रहे, उस सब चीज़ों को वो कर पाएँ और अपने जीवन में हैप्पीनेस फैक्टर को सबसे ज़्यादा ला पाएँ। क्योंकि अगर आप हैप्पी हैं तो आपके पास सब कुछ है। अभी जैसे हमने त्रिकोण की बात करी थी, तो एक जन्म कुंडली में 9वां भाव होता है विच इज़ 9th हाउस। तो आप सब लोग भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि अगर किसी कुंडली में 9th हाउस में एक नंबर लिखा है, सपोज वो 1 है या 2 है या 3 है, तो ये 1 2 3 जो है ये राशि है, जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। तो जो भी राशि आपकी वहाँ लिखी हुई है, तो उसका जो लॉर्ड है वो आपका त्रित्रिकोण का स्वामी है, लाइक वो उसका लॉर्डशिप रखता है। तो वो प्लैनेट आपको हमेशा ही बेस्ट रिजल्ट्स देगा। तो आप अगर एक शॉर्टकट में आपको बता दूं कि सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके त्रित्रिकोण का जो प्लैनेट है आप उसको अपना इष्ट बना लो, आप उसके ही अनुकूल आप काम करो, तो आप देखेंगे कि आपको आपका लक फैक्टर, बिकॉज यही हाउस भाग्य का हाउस है, लक का हाउस है, ये आप देखेंगे कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत आसानी से होता चला जाएगा। अगर सपोज किसी के मंगल है, जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर वृश्चिक राशि और मंगल के लॉर्ड हो गए 9वें भाव पे, तो ये त्रिकोण का स्वामी हो गया। तो ऐसे में अगर आदमी एग्रेसिव काम करता है, मंगल रिप्रेजेंट करता है, अगर सबका सिर फाड़ते जाओ टूल्स को तो टूल्स को, मैन्युफैक्चरिंग को, तो अगर आप इस सेक्टर में काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो लक है वो ज़बरदस्त होगा। हो सकता है कि आप कोई बहुत बड़ा आविष्कार कर दें। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला, और मेरे को उम्मीद है कि ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा, सब कुंडली खोल के बैठे होंगे। और कमेंट सेक्शन में बताना कि पहला उसमें क्या है, क्या उच्च का है, क्या नीच का, जो भी आपने सीखा है, आपकी जो भी कॉम्प्रिहेंशन है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। हमने इनके नंबर्स और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू साहिल। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आएगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड डे, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।